झारखंड में एक जिला पड़ता है गुमला। वहाँ से एक ऐसी घटना निकल कर सामने आई है जिसे जानने के बाद हर कोई सोचने पर विवश हो गया है, क्योंकि इस कहानी में, इस घटना में जो रिश्ता है वो माँ और बेटी का है। एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में हम ज़्यादा ना ही बोलें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो माँ होती है, उसकी जो संतान होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसके लिए संतान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। माँ का प्यार सर्वोपरि होता है। लेकिन आज की ये कहानी सोचने पर विवश कर देगी। आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद GRD। दरअसल जब हम झारखंड के इस जिले में पहुंचते हैं गुमला में, तो वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूर पर एक गांव पड़ता है जुटारी। और उस गांव में एक दाम्पत्य जीवन बिता रहे एक पति पत्नी, जिनके जीवन को लेकर बहुत सारी चीज़ें थीं, क्योंकि उनके बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। लड़ाई की वजह कुछ लोग ये बताते थे कि शायद जो पत्नी थी वो मुंहफट थी और वो अपने पति को कुछ भी बोल देती थी। कुछ लोग ये बताते थे कि नहीं, पति शराब पी कर आता था, जिसकी वजह से पति और पत्नी में लड़ाई होती थी। लेकिन हम जानेंगे कि आखिर वास्तविक चीज़ क्या थी। हम चलते हैं सबसे पहले शुरुआत में। अब पहले हम उस समय चलते हैं जब इनकी शादी हुई थी। जब इनकी शादी होती है, शादी के बाद जब दोनों जो है एक नया जीवन शुरू करते हैं, तो लड़के का नाम राजेश और लड़की का नाम उर्मिला। नाम मैंने परिवर्तित किया है ताकि उनके परिवार के अस्मिता पर कोई असर ना पड़े। उर्मिला और राजेश के जो आपसी संबंध थे वो शुरुआत में काफ़ी अच्छे चल रहे थे, कहीं से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि थोड़े समय बाद हर पति पत्नी के जीवन में धीरे धीरे छोटी छोटी समस्याएं आना शुरू होती हैं। अब यही चीज़ उर्मिला और राजेश के साथ भी शुरू हो गई। इनके जीवन में भी समस्याएं आने लगी। इन्होंने उस समस्या का निवारण निकालने के बजाय एक दूसरे से लड़ाई करना सही समझा और राजेश और उर्मिला में लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि इनका जो दाम्पत्य जीवन था वो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इनकी जो आपसी लड़ाई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार लड़ाई ये लोग कर रहे थे। अब जब ये लड़ाई होने लगी तो कई बार राजेश बाहर जब मोहल्ले में घूमता था तो लोग उससे पूछते थे कि क्यों लड़ते हो, मत लड़ा करो इतना। तो राजेश कहता था कि यार वो थोड़ा दिमाग से ना कमज़ोर है। राजेश की इस बात को लोग मानते नहीं थे। वो कहते थे कि शायद अपनी गलतियां छुपाने के लिए राजेश ऐसी बातें बोल रहा है कि इसकी पत्नी दिमाग से कमज़ोर है। अगर वो दिमाग से कमज़ोर होती तो वो घर कैसे संभालती, चीज़ों को कैसे लेके चलती। खैर, ये सिलसिला ऐसे ही करके आगे बढ़ता चला गया। कुछ वक्त बाद एक खुशखबरी आई। खुशखबरी ये थी कि राजेश को पता चलता है कि उर्मिला पेट से है, यानी कि अब वो माँ बनने वाली है। ये खबर कहीं न कहीं पति पत्नी के बीच के रिश्तों को सुधारने की एक कह सकते हैं एक नींव थी, एक शुरुआत थी। और ऐसा ही हुआ। राजेश और उर्मिला के बीच जो लड़ाई झगड़े होते थे वो काफ़ी हद तक कम होने लगे। 9 महीने बीते और इनके घर में एक लक्ष्मी ने, एक बेटी ने जन्म लिया और बेटी के आते ही इनका जीवन काफ़ी बदल गया, क्योंकि दोनों उस बेटी की परवरिश में लग गए और उसमें अपने आप को व्यस्त रखने लगे। इस तरह करके उर्मिला और राजेश के बीच में मनमुटाव भी थोड़ा कम होने लगा। लेकिन फिर वो बेटी धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी, लगभग जब 1 साल उस बेटी को हो गए, तो राजेश और उर्मिला के बीच में फिर से तनाव आना शुरू हो गया। ये दोनों आपस में फिर से लड़ाई करने लगे। अब आसपास पड़ोस वाले फिर बोलने लगे कि भाई अब क्या हो गया, अब तक तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, काफ़ी शांत माहौल हो गया था तुम्हारे घर का, अचानक से फिर से लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। राजेश ने फिर वही बात दोहराई कि जानते हो वो दिमाग से कमज़ोर है। लोग उसकी बात को मानते नहीं थे, राजेश की बात को नहीं मानते थे। उनको लगता था कि राजेश शायद अपनी गलतियां छुपाने के लिए ही ऐसा बोल रहा है। अब ये लड़ाई का सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। लगभग लड़ाई होते होते 1 साल बीत गया, यानी कि अब जो बेटी थी वो 2 साल की हो चुकी थी। और आता है फिर दिसंबर का महीना, दिसंबर 2024। अब इस दिन ठंड का समय था, शाम का वक्त था और उर्मिला खाना बना रही थी। तभी उर्मिला देखती है कि उसकी जो बच्ची है, जो 2 साल की है, उसको ठंड लग रही है। उसने कपड़े तो पहन रखे हैं, लेकिन अभी ठंड वाले ज़्यादा कपड़े नहीं पहन रखे हैं। उसी उधरी बगल में खटिए पे राजेश लेटा हुआ था। तो उर्मिला राजेश से कहती है कि एक काम करो, बच्ची को ठंड के कपड़े पहना दो। तो राजेश कहता है कि तुम खुद पहना दो, अभी मेरा मूड नहीं है उठने का।
दरअसल जब ये चीज़ें हो रही थी, इसके पहले दिन में राजेश और उर्मिला के बीच में काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई थी दिन में। लड़ाई की वजह आज तक किसी को पता नहीं चल पाई कि क्या लड़ाई की वजह थी, लेकिन इनके बीच में लड़ाई थी और दोनों का मूड काफ़ी ख़राब था। और शाम को जैसे उर्मिला कहती है कि बच्ची को कपड़ा पहना दो, राजेश मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम खुद पहना दो। अब इस बात पे उर्मिला का दिमाग पता नहीं किस हिसाब से घूमता है। वो उठती है, अपने बच्ची को उठाती है और लेकर दूसरे कमरे में जाती है। तो राजेश को लगता है कि वो कपड़ा पहनाने लेकर गई होगी, लेकिन सब्जी काटते वक्त, खाना बनाते वक्त एक चाकू का इस्तेमाल कर रही थी उर्मिला, जिस चाकू से वो आलू वगैरह काट रही थी। काफ़ी धारदार चाकू था। दरअसल जब वो बच्ची को उठाकर लेकर दूसरे कमरे में जाती है तो साथ में उसके हाथ में चाकू भी होता है और अंदर लेकर जाती है। बच्ची रो रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्ची की रोने की आवाज़ दब जाती है। राजेश को थोड़ी देर बाद याद आता है कि उर्मिला उसको लेकर गई तो वो रो रही थी और अचानक से रोने की आवाज़ दब गई। फिर उसे ये भी याद आता है कि उर्मिला अपने हाथ में चाकू भी लेकर गई थी साथ में। वो तेजी से उठता है और दूसरे कमरे में जाकर देखता है, और जो नज़ारा वो देखता है, देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। उसका कलेजा फट जाता है, क्योंकि वहाँ देखता है तो उसकी पत्नी उर्मिला ने जिस चाकू का इस्तेमाल आलू काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए कर रही थी, उसी चाकू से वो अपने 2 साल की बेटी का गला रेत देती है। चारों तरफ खून फैला हुआ था और उसकी बेटी तड़प तड़प कर वहीं पे मर चुकी थी। यानी कि राजेश को आने में भी काफ़ी वक्त लग गया था। राजेश जब ये चीज़ें देखता है तो उसका कलेजा फट जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। वो चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलता है और कहता है कि मेरी बेटी को उर्मिला ने मार डाला। ये बात सुनकर आसपास पड़ोस पुलिस इकट्ठा होते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो सब इस चीज़ को लेकर अचंभित रह जाते हैं। अब उर्मिला बच्ची को मारने के बाद वहीं पे स्थिर अवस्था में बैठकर सिर्फ निहार रही होती है अपनी बच्ची को, उसके शव को देख रही होती है। वहाँ पर धारदार चाकू भी पड़ा होता है। पुलिस को सूचना पहुँचती है, पुलिस मौके पे पहुँचती है। उर्मिला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहाँ पर वो धारदार जो चाकू होता है उसे भी बरामद किया जाता है। पुलिस उर्मिला को हिरासत में ले लेती है। इसके बाद राजेश से पूछताछ करती है। राजेश पुलिस को ये बात बताता है कि दरअसल मेरी पत्नी जो है वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर थी। ये बात मैं कहता था तो लोग मानते नहीं थे, लेकिन आज परिणाम सबके सामने है। जब ये बयान राजेश का निकलकर बाहर आता है तो आसपास पड़ोस के लोग ये चीज़ मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी कि राजेश जो बात कहता था कि उसकी पत्नी दिमागी तौर पे कमज़ोर है, ये बात सच थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पिछले बहुत दिनों से, 2 साल से या फिर पिछले जब से शादी हुई है तब से ऐसी कोई घटना उर्मिला ने नहीं की थी जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया सके कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर चल रही थी। इस बात पे पुलिस को डाउट हुआ। पुलिस ने डाउट के आधार पे, शंका के आधार पे राजेश से फिर से पूछताछ की। राजेश ने चीज़ों को पुख्ता करने के लिए घर में रखी दवाइयाँ लाकर दिखाई, जो कि उर्मिला की थी और जो कि मानसिक रोग के जो रोगी होते हैं उनके लिए ही वो दवाइयाँ होती हैं। अब इस बात पर पुलिस को भी वो होने लगा, क्योंकि एक प्राइवेट अस्पताल से उर्मिला की दवाएं पिछले लगभग 2-3 साल से चल रही थी। इस बात की पुष्टि हो जाती है, लेकिन फिर भी ये बात पूरी तरह से हजम नहीं हो पा रही थी कि अगर एक महिला मानसिक रूप से विकृत चल रही है, मानसिक रूप से बीमार चल रही है, तो पिछले 4 सालों में उसने कोई भी ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया था जो काफ़ी असामान्य लगे। लेकिन एक ऐसी घटना अचानक से हो गई जिसने हर किसी को अंदर से झकझोर दिया। अब आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है, लेकिन जहां तक है कि ये बात उर्मिला ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, उसे गुस्सा आ गया था इसलिए उसने मार दिया। तो आई थिंक कि देखिए आगे क्या होता है इसमें। यही आज की घटना थी जो मैंने आपके सामने हाजिर की। ऐसी घटनाएं जब आती हैं ना तो कोई भी हो उसका हृदय कांप जाता है। मतलब उर्मिला की मानसिक स्थिति सही थी या नहीं सही थी, ये दूसरी बात है,
लेकिन जब किसी निर्दोष की हत्या होती है, एक मासूम जो सिर्फ 2 साल की थी, उसको उसी की जन्मदाती, उसी की माँ ने उसको मौत के घाट उतार दिया। खैर, बताइएगा कमेंट सेक्शन में इस घटना के बारे में, जो अपने राय है वो बताइएगा, अपने ओपिनियंस जरूर दीजिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।